दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच कर्ट लेविन थियरी ऑफ लर्निंग लर्निंग सिद्धांत लेविन का लर्निंग सिद्धांत मैं आपके लेके आया हूँ, जिसको दूसरा नाम भी कहते हैं अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, जिसको दूसरा कहते हैं फील्ड थियरी भी कहते हैं इसी को। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन मैं आपके बीच लेके आया हूँ। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सभी लोगों को सब कुछ बढ़िया से दिख रहा होगा और सब कुछ वेल होगा। होप आज हम लेविन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने व्यवहारवादी पढ़ लिया है और एसोसिएशन थियरी पढ़ लिया हुआ है। व्यवहारवादी के सिद्धांत हमने पढ़ लिया हुआ है और एसोसिएशन थियरी, कॉग्निटिव थियरी, उसी को एसोसिएशन थियरी भी कहते हैं, तो हमने पढ़ लिया हुआ है। तो पढ़ लिया हुआ है, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि हमको सिद्धांत पढ़ने हैं, लर्निंग का सिद्धांत पढ़ने। तो लर्निंग के सिद्धांत में हमने क्या देखने हैं? सीखना, सीखने का सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत में इसको हमने तीन रूपों में बांटा हुआ है। क्या क्या? तो तीन रूपों में, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी व्यवहारवादी को क्या पुनर्वलन के साथ में, पुनर्वलन के साथ में, पुनर्वलन के बगैर, पुनर्वलन के बगैर दो लोग थे, और पुनर्वलन के साथ में, पुनर्वलन के साथ इसमें तीन लोग थे, पाउलो गुथरी, और इसमें थॉर्नडाइक स्किनर, और कौन? हल। ये तीन लोग इसमें थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या? हम आ गए हैं यहाँ पे एसोसिएशन थियरी। एसोसिएशन थियरी, या इसी को हमने कहा संज्ञानात्मकवादी। संज्ञानात्मकवादी संज्ञानात्मकवादी में हमने किसको किसको पढ़ लिया? तो हमने गेस्टाल्टवाद में हमने कोहलर को पढ़ लिया। फिर हमने किसको पढ़ा? कल हमने किसको पढ़ा था? हमने कोहलर पढ़ लिया। और कल हमने किसको पढ़ा हुआ था? कौन सा सिद्धांत था? टॉलमैन। टॉलमैन पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ रहे हैं लेविन, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन कर्ट लेविन के बाद हमें पढ़ना है किसको? जो है गेगने को। गेगने को पढ़ना है। और गेगने के बाद हम पढ़ेंगे पियाजे। पियाजे नहीं, पियाजे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बंडूरा। बंडूरा, और बंडूरा के बाद हम पढ़ेंगे पियाजे। पियाजे, और पियाजे के बाद हम पढ़ेंगे वाइगोस्की। हालांकि ये सब हमने पढ़ लिया हुआ है। और इसके बाद जो तीसरा है वह है मानवतावाद। मानवतावाद मानवतावादी मानवतावादी जो है उसमें क्या करा गया? मानवतावादी में मास्लो हैं और अलग अलग लोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको आज पढ़ना है किसको? आज हमको पढ़ना है लेविन को, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन जो जो ये कोहलर कोहलर का गेस्टाल्टवाद है। कोहलर का जो गेस्टाल्टवाद है, इस गेस्टाल्टवाद में इनके साथ में ये भी लेविन भी थे। गेस्टाल्टवाद में लेविन भी थे। तो लेविन के साथ में मिलकर के कोहलर ने और कोफका ने, इन सभी लोगों ने मिल करके जो है इनका, ये सभी लोगों ने गेस्टाल्टवाद बना। तो गेस्टाल्ट को मानने वाले जो है वो लेविन है। लेविन का नाम इनके इसमें नहीं आता, कोहलर में नहीं आता, जबकि लेविन का एक अलग से सिद्धांत है, उसमें इनका नाम आता है। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे गेस्टाल्ट को मानने वाले लेविन के बारे में जानेंगे। चलिए, तो लेविन के बारे में समझेंगे हम कि लेविन कौन है, लेविन ने क्या काम किया हुआ है, लेविन को हमको क्यों पढ़ना है, और लेविन हमारे इस सीखने में उनका क्या योगदान है, सीखने के सिद्धांत में उनका क्या योगदान है, उनके बारे में हम समझेंगे। चलिए, सीखने के बारे में उनको हम समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? लेविन को। लेविन को समझते हैं कि लेविन कौन है, लेविन ने क्या काम किया हुआ है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे पीछे।
चलिए रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट अब हो गया है, एक बार रिवीजन मैंने आपका कर दिया, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था, हमने सब कुछ पढ़ लिया। पीछे टॉलमैन में टॉलमैन का सिद्धांत क्या है, कैसे उन्होंने किया, क्या क्या नाम उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया, वो सारे 5-6 प्रयोग, 5-6 नियम, वो सब हमने पढ़ लिया, एकदम बिल्कुल विस्तार में इसका समझ में आ गया था। अब उसको हमको रिपीट नहीं करना, हम सीधे आगे चलेंगे जो है लेविन पर आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लेविन का सिद्धांत। लेविन का सिद्धांत, जिसको कि लेविन के सिद्धांत को जो है हम कहते हैं क्या, लेविन के सिद्धांत को हम कहते हैं क्षेत्र सिद्धांत। लेविन को ही कहते हैं क्षेत्र सिद्धांत। चलिए समझ लेते हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, आज हमको इसको पढ़ना है, इसको समझते हैं कि लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत में क्या बातें करी गई है। लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत में तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेविन जी थे कौन। तो पहले लेविन का परिचय समझेंगे, लेविन के परिचय के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेविन जी ने क्या किया, लेविन जी सबसे पहले इनका पूरा जो नाम है वह नाम समझ लेते हैं। नाम है इनका कर्ट लेविन। नाम क्या है इनका, कर्ट लेविन। इनका नाम पूरा है कर्ट लेविन। यहाँ इन्हीं कहीं कहीं इनको कोर्ट लेविन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इनको कोर्ट लेविन भी कहा जाता है। तो कर्ट लेविन या कोर्ट लेविन, कोर्ट लेविन, लेविन। अब इनका जो जन्म था, इनका जन्म था और इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। जन्म और इनकी मृत्यु के बारे में समझ लेते हैं। जन्म जो है इनका कब हुआ था, तो जन्म इनका 9 सितंबर 1890 को, 9 सितंबर 1890 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 12 फरवरी 12 फरवरी 1947 को, 12 फरवरी 1947 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये जो है ये जाने क्या जाते हैं, इनका इनका जो फेमस काम है, इनको फेमस काम है, इनको जान कर्ट लेविन को क्षेत्र सिद्धांत, लेविन को क्षेत्र सिद्धांत का प्रणेता भी कहा जाता है। लेविन को क्षेत्र सिद्धांत का प्रणेता भी कहा जाता है, कहा जाता है। यह जो है वर्दिमर का वर्दिमर का वर्दिमर का जो गेस्टाल्टवाद है, वर्दिमर का गेस्टाल्टवाद, वर्दिमर का गेस्टाल्टवाद उसके समर्थक हैं, गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। गेस्टाल्टवाद के समर्थक है। तो वर्दिमर के साथ में ये भी मिलकर के काम करे। तो वर्दिमर के साथ में कौन कौन था, तो यहाँ पे वर्दिमर जी थे, वर्दिमर जी प्लस कोफका जी प्लस कोहलर जी, कोहलर जी प्लस कौन, ये लेविन जी। ये ये लोग मिलकर के, इन लोगों ने मिलकर के एक सिद्धांत बनाया जिसका नाम था गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट थियरी, गेस्टाल्ट थियरी इन लोगों ने दिया। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, तो समग्रवाद देने का काम किया। तो लेविन जी उन्हीं में से एक हैं, लेविन जी उन्हीं में से एक हैं, लेविन जी उन्हीं में से एक हैं। नीचे से वर्दीमर, कोफका, कोहलर, लेविन, गेस्टाल, ये लोग जो है वो गेस्टाल्टवादी हैं और इन्होंने ये काम किया। अब ये जो है ये इन्होंने और क्या काम किया, ये लेविन जी जो है ना, लेविन जी मानते हैं, ये व्यवहार को ही मानते हैं, सबसे पहले ये व्यवहार को ही मानते थे। यह शुरुआत में व्यवहारवाद को मानते थे और व्यवहारवाद को मानते मानते फिर आगे जाकर के इन्होंने जो है चुना रास्ता गेस्टाल्टवाद को। सबसे पहले ये व्यवहारवाद को मानते थे लेविन जी, यह आपको समझ के देखना है। लेविन सबसे पहले सबसे पहले व्यवहारवाद को मानते थे, व्यवहारवाद को मानते थे, परंतु परंतु आगे चलकर
परंतु आगे चलकर वर्धीमर के साथ मिलकर के वर्धीमर के साथ मिलकर गेस्टाल्टवाद पर काम किया। किस पर काम किया? तो गेस्टाल्टवाद पर काम किया। और संज्ञानात्मक सिद्धांत में अपना योगदान दिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत में अपना योगदान दिया। अब क्योंकि ये वर्दीमर जी, कोफका जी, वर्दीमर जी, कोफका जी, कोहलर जी, ये लोग कहाँ के थे? ये लोग जर्मनी के थे। ये लोग कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। वर्दीमर जी भी, कोफका जी भी, कोहलर जी भी, लेविन जी, ये लोग जर्मनी के थे। और लेविन जर्मनी के थे, तो वैसे ही लेविन भी कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे। ये तो इसीलिए इनको कहा जाता है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको एक जर्मन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। लेविन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनकी गणित में भी बहुत अच्छी पहचान थी। इनकी गणित में बहुत अच्छी पहचान थी। तो गणित में अच्छी पहचान होने की वजह से, गणित में अच्छी पहचान होने की वजह से इन्होंने इन्होंने बहुत सारे गणित के शब्द यूज किए। इन्होंने जो है बहुत सारे गणित के शब्द यूज किए। उस गणित के शब्दों में से एक था टोपोलॉजी। गणित का शब्द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो गणित का शब्द है, उस पर काम किया इन्होंने। उस पर काम करते हुए सीखने का सिद्धांत बताया। सीखने का सिद्धांत बताया। इन्होंने सीखने का सिद्धांत बताया। तो ये जो है, इन्होंने अपना जो फील्ड जो सिद्धांत है, फील्ड सिद्धांत। चलिए यहां तक हमने कर लिया, आगे चलते हैं। इन्होंने जो अपना फील्ड सिद्धांत था, ये हो गया हो तो हम आगे बढ़े। इन्होंने अपना जो फील्ड सिद्धांत है, वो फील्ड सिद्धांत कब दिया? तो फील्ड सिद्धांत जो इन्होंने देने का काम किया 1917 में। 1917 में जो फील्ड थ्योरी है, वो फील्ड थ्योरी 1917 में आई। चलिए हो गया। एक सेकंड। सॉरी फॉर डिस्टर्ब।
तो यहां तक हमने समझ लिया कर्ट लेविन के बारे में। कर्ट लेविन का जन्म हमने समझ लिया, कर्ट लेविन की मृत्यु समझ ली, और कर्ट लेविन जो है वह फील्डवाद के प्रणेता माने जाते हैं, फील्ड सिद्धांत के। और कर्ट लेविन जी जो है वह गेस्टाल्टवादी के समर्थक हैं। कर्ट लेविन जो है वर्दीमर के साथ में मिलकर के, कोफका, वर्दीमर और कोहलर के साथ में मिलकर के इन्होंने गेस्टाल्टवाद पर काम किया और वहीं से गेस्टाल्टवाद के मानने लगे। बट यहाँ गेस्टाल्टवाद को मानते मानते इन्होंने अपना मान तो रहे थे, बट इन्होंने अपना सिद्धांत खुद बनाने का काम किया। इन्होंने अपना सिद्धांत खुद बनाने का काम किया, और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों पर इन्होंने काम भी किया था। तो काम किया था, और ये मैथ के अच्छे जानकार थे, साइंस के ग्रुप के ये विद्यार्थी थे। तो इसलिए जो है इन्होंने टोपोलॉजी जैसा शब्द यूज किया, टोपोलॉजी से जैसा शब्द यूज किया। और इनका जो सिद्धांत है, जो फील्ड सिद्धांत है, वो फील्ड सिद्धांत आया कब, उसके बारे में समझ लेते हैं। फील्ड सिद्धांत फील्ड सिद्धांत कब आया? फील्ड सिद्धांत 1917 में आया। 1917 में प्रतिपादित किया गया। 1917 में इसको प्रतिपादित किया गया। चलिए, तो अब यहां से हम समझते हैं कि और क्या क्या जानते हैं। इस जो लेविन का है, लेविन को हम और क्या क्या जानते हैं। लेविन जी को ही अलग अलग रूपों में जाना जाता है। लेविन को, जब हम लेविन को समझेंगे, लेविन पर ही प्रश्न आते हैं, अक्सर प्रश्न आते हैं। अभी तो थोड़ा डीप प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वह एचपी टेट का एग्जाम हो, चाहे एस टेट का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो। सबसे पहले तो बस मात्र ये बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है। जो यह कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है, फील्ड सिद्धांत, यह बहुत बड़ा नहीं है, बट इसमें से थोड़ा डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ही कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्टों को अगर आप समझ कर रखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, और उन्हीं पर से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे। पहले तो पूछा जाता था कि ये फील्ड सिद्धांत किसका है, तो फील्ड सिद्धांत किसका है ये पूछा जाता था, ये हो गया। अब उसके बाद ये जाना, इसमें से 2-3 बातें और पूछी जाती है कि यहाँ पे फील्ड सिद्धांत के साथ में इन्होंने और क्या क्या काम किया, तो ये पूछा जाता है। तो आप वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या होता है। और ये कभी कभी ये पूछा जाता है किसके साथ में इन्होंने काम किया, तो गेस्टाल्टवादी थे, तो गेस्टाल्टवादी के रूप में इन्होंने काम किया। इनका जो एक काम और है, जो आपको समझने की आवश्यकता है, वह समझने की आवश्यकता है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये गेस्टाल्टवादी है। ये लेविन जी, ये ध्यान से समझ कर रखिएगा, लेविन जी गेस्टाल्टवादी है। मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था कि ये, यहाँ पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो समझा देता हूँ। मैंने कहा कि जो सिद्धांत है, सीखने के जो सिद्धांत है, वह सीखने के सिद्धांत को मैंने 3 बताया। सीखने के सिद्धांत मैंने आपको 3 बताया। एक मैंने बताया व्यवहारवाद, दूसरा मैंने बताया समग्रवाद, और तीसरा मैंने बताया मानवतावाद। तो ये चूंकि ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं समग्रवाद में। ये पहले व्यवहारवाद को मानते थे, बट व्यवहारवाद को इन्होंने फिर शुरू में इन्होंने व्यवहारवाद को माना, फिर व्यवहार पर थोड़ा सी काम किया, समग्रवाद पर आ गए। अब समग्रवाद पर इन्होंने उनके साथ में कोफका के साथ में, वर्दीमर के साथ में मिलकर बहुत काम किया। उन्होंने बहुत काम किया, और यही उनकी नींव बन गई, यही उनकी जड़ बन गई। ये समग्रवाद को मानने लगे, समग्रवाद को मानते थे। साथ साथ में इन्होंने कुछ ऐसा सिद्धांत दिया कि समग्रवाद के साथ साथ में, अभी ये समझ कर रखिए, समग्रवाद के साथ में आगे का बात आया, समग्रवाद के बाद जो आने वाली थ्योरी थी, क्या, मानवतावाद। ये ध्यान रखिएगा, मानवतावाद। अब ये समग्रवाद से मानवतावाद को आगे जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये इन्होंने एक ऐसा नींव रखा कि जिससे मानवतावाद भी आ जाए। इसीलिए इनको, लेविन को समग्रवाद से मानवतावाद का ब्रिज भी माना जाता है। इन्होंने ब्रिज का काम किया, समग्रवाद और मानवतावाद को जोड़ने का काम, जो कि ब्रिज, एक सेतु का काम किया। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, फील्ड सिद्धांत दिया, इस फील्ड सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पुनर्बलन मिलना चाहिए, व्यक्ति को मोटिवेशन मिलना चाहिए। जो मानवतावाद है, मोटिवेशन पर पूरा आधारित है। मानवतावाद पूरा का पूरा मोटिवेशन पर आधारित है, वह व्यक्तित्व पर आधारित है। मानवतावाद व्यक्तित्व पर आधारित है और मोटिवेशन पर आधारित है। तो इन्होंने कहा, अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा कि मानवतावाद में व्यक्ति को फील्ड में उसका ऐसा समायोजन होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से उसको मोटिवेशन मिलेगा, सकारात्मक नकारात्मक मोटिवेशन मिलेगा, तो वह आगे जाएगा तो सीखने के लिए और प्रेरित होगा। इन्हीं के बातों को लेकर के, यहीं पे जो इन्होंने अपना क्या बताया, मोटिवेशन। इन्होंने जो अपना मोटिवेशन बताया, इस मोटिवेशन को लेकर के
प्रेरणा को लेकर के, इसी मोटिवेशन को आगे जाकर के लोगों ने कहा कि यह समग्रवाद, इन्होंने एक रास्ता दिखाया, कि यहाँ से मोटिवेशन पर भी काम हो सकता है। तो फिर आगे जाकर के मास्लो और बाकी लोग, कार्ल रोजर्स, ये लोगों ने जो है वो मानवतावाद पर काम किया। तो ये इसलिए इनको कहा जाता है कि समग्रवाद और मानवतावाद के रूप में इन्होंने क्या, ब्रिज का इन्होंने काम किया। ये भी हमको जो है समझ करके रखना है कि इन्होंने एक ब्रिज का काम किया। चलिए, तो लेविन ने समग्रवाद एवं मानवतावाद के बीच एक सेतु का काम किया। एक सेतु का काम किया। चलिए, यहां तक हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये समझेंगे कि ये इनका सिद्धांत जो लेविन को है, लेविन को और किस किस रूप में जानते हैं। प्रश्न आएगा कि और किस किस रूप, मतलब अगर कहीं प्रश्न आ गया कि ये जो है वो पुनर्जन्म के माने जाते हैं या फिर ये जो है वह अंतर्दृष्टि के माने जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप उसमें? अगर प्रश्न आ गया कि लेविन, इसमें से लेविन का कौन सा सिद्धांत है, तो लेविन को अलग अलग रूपों में, लेविन ने भी बहुत सारे जो उन्होंने शोध किए और उसी शोध के आधार पे उनको उनका प्रणेता भी कहा जाता है। तो उनको उनका प्रणेता क्या, कहाँ कहाँ कहा जाता है, चलिए एक एक करके सोचते हैं, एक एक करके सोचते हैं। यानी लेविन का योगदान समझते हैं। लेविन का योगदान क्या है, कहां कहां पे इन्होंने इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में उन्होंने अपना क्या योगदान दिया। लेविन का योगदान ये समझ के रखिए। इसी पर प्रश्न आते हैं। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे जब आगे कभी प्रश्न आएगा, तो यहाँ इसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो भी बात करी, इन्होंने गेस्टाल्ट को लेकर के समग्र गेस्टाल्ट मतलब होता है समग्र चीजों को देख करके उसमें जाना, उसमें रहना, उसमें रह करके उन्होंने अनुभव की बात करी। उन्होंने समग्रता में अनुभव की बात करी। तो अनुभव के रहने पर इनको क्या कहा गया, अनुभववाद। इनको अनुभवात्मक अधिगम कहा गया। इन्होंने अनुभवात्मक अधिगम, इनको अनुभवात्मक अधिगम का प्रणेता भी कहा जाता है। अनुभवात्मक अधिगम या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रणेता कहा जाता है। इनको इसका प्रणेता कहा जाता है। क्या प्रणेता? यानी इन्होंने क्या बात की, इन्होंने समग्रवाद में रह करके मोटिवेशन के जरिए समग्र में वो वातावरण में रह करके इन्होंने कहा कि जो जीव है, जो प्राणी है, वह वातावरण में रह करके सीखता है और वहां से अनुभव के जरिए आगे जाकर के काम करता है। उन्होंने इसी में कई सारे कॉन्सेप्ट बताए। इसी में इन्होंने टोपोलॉजी का इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इसी में जो है इन्होंने और भी विक्टर का इन्होंने दिया कि जिस संदेश जिस तरफ है, विक्टर मतलब होता है कि देश, उधर की दिशा, उस जिस दिशा में उसको लेके जाया जाएगा, उस दिशा में वह जो है कार्य करने को प्रेरित होगा। तो दिशा में अगर इसको नकारात्मक दिशा में अगर उसको दंड दिया गया तो नकारात्मक दिशा कम हो जाएगी और सकारात्मक दिशा की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने पुनर्बलन और दंड को भी यहाँ पे मानते थे। ऐसा नहीं ये पुनर्बलन और दंड को ये प्रमोट करते थे, बट यहाँ पे प्रमोट करते थे, कहते थे कि बस उतनी ही लिमिट में देना चाहिए। जैसे पीछे हमने पढ़ा हुआ था, टॉलमैन जी भी यही कहते थे कि पुनर्वन जरूरी है, पुनर्वन दें, बट पुनर्वन एक लिमिट तक दें, उस लिमिट के बाद वहां पुनर्वन नहीं देना है। तो उस लिमिट से आगे जाकर के व्यक्ति जो है सीखेगा और अपना संज्ञान का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है, ये कहते हैं कि अनुभव के जरिए सीखता है। व्यक्ति अनुभव के जरिए सीखता है, वातावरण में रहकर के सीखता है। तो इसीलिए इसको कहा गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और क्या कहा गया, और इनको कहा गया क्षेत्र सिद्धांत। ये तो आप, ये इनका फेमस विषय है। तो क्षेत्र सिद्धांत, इनको क्षेत्र सिद्धांत का प्रणेता भी कहा जाता है। फील्ड थ्योरी आप देख सकते हैं, दोनों फील्ड थ्योरी, इसका भी प्रणेता कहा जाता है इनको, प्रणेता। अब फील्ड देखिए, एक्सपीरियंस कहां पे होगा, एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा, फील्ड में रह करके। फील्ड मतलब क्या, क्षेत्र। फील्ड मतलब क्या, क्षेत्र, जगह जहां पे है वह उस एरिया में रहेगा, उस एरिया में रह करके सीखेगा, उस एरिया में रह करके सीखेगा। इन्होंने एक प्रयोग बताया, वो प्रयोग जरा हम आपको बता दें। इन्होंने एक प्रयोग, बड़ा बढ़िया प्रयोग इन्होंने दिखाया। उस प्रयोग में इन्होंने क्या कहा, इनकी जो फील्ड थ्योरी वह कैसी थी। फील्ड थ्योरी में इन्होंने कहा कि एक ऐसा स्पेस है, इन्होंने एक ऐसा स्पेस दिखाया, उन्होंने एक ऐसा स्पेस बताया। उस स्पेस में कहा कि यही इसी स्पेस में रह करके व्यक्ति जो सीखता है।
इसी स्पेस में रह करके वह सीखता है। स्पेस में रहने के लिए इन्होंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, पर्सन, यहाँ पे कोई व्यक्ति है पर्सन, या पर्सन क्या करता है, या पर्सन सीखता है। सीखता है कैसे, कैसे उसकी इच्छाओं को लेकर के, उसकी इच्छाओं को लेकर के यह व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं जो है वो जागती हैं। इच्छाएं जागती हैं कहां से, कहां से, वह उसके उसके जगह पे रह करके, वह जो ये पूरा वातावरण है, ये पूरा वातावरण है, ये भी वातावरण है, ये सब पूरा वातावरण है, वातावरण है। यहाँ पे कहेंगे हम क्या कि यह बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, या उसका पूरा जीवन है, ये पूरा जीवन है या पूरा वातावरण, इस पूरा वातावरण में पूरा व्यक्ति भी है, इस व्यक्ति में यहाँ पे भी एक वातावरण है, यह पूरा वातावरण है, यह एक पूरा समाज है। जैसे हमारा क्या है, हमारा पूरा बड़ा समाज है, उसमें हम घर में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, तो वो समझिए ये उसका एक ये एरिया हो गया, संकुचित एरिया, या ब्रॉड एरिया हो गया, ये बाहर वाला ब्रॉड एरिया हो गया, और ये संकुचित एरिया हो गया। मैं इसको अलग से कलर कर देता हूं। ये उसका संकुचित एरिया हो गया। अब इस एरिया में यह व्यक्ति जो है वो सीखता कैसे, सीखता कैसे, यहां से बाहर की चीजें, बाहर की चीजें उसको क्या करती हैं, बाहर की चीजें उसको प्रेरित करती हैं, प्रेषित करती हैं, बाहर की चीजें प्रेषित करती हैं। उसी प्रेषित के आधार पे, उसी प्रेषित के आधार पे वह क्या करता है, वह सीखने की कोशिश करता है, वह सीखने की कोशिश करता है, वह व्यवहार करता है, वह सीखने की कोशिश करता है, व्यवहार करता है। कैसे करता है, यहाँ पे कुछ विक्टर्स होते हैं, यहाँ मैं आपको दर्शा देता हूं, कुछ विक्टर्स होते हैं। विक्टर मतलब वेक्टर, वेक्टर मतलब दिशा, वह दिशा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। वह दिशा जो है वह सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और यही इसी से वह क्या करता है, यहाँ पे उसको फोर्स मिलता है, यहाँ से उसकी इच्छा जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ में होती है। व्यक्ति के अंदर यह इच्छा कहां से जागृत होती है, वातावरण से जागृत होती है, तो यहाँ उसको फोर्स करती है, डिराइव फोर्स, यहां से इसको फोर्स करती है। फोर्स करने के बाद यह व्यक्ति क्या करता है, सीखने के प्रति प्रेरित होता है, सीखने के प्रति प्रेरित होता है। यहाँ पे इसका गोल है, यहाँ पे इसका गोल है, ये इसका गोल है, गोल लक्ष्य, अपने लक्ष्य की तरफ, यानी अपने सीखने की तरफ बढ़ता है, सीखने की तरफ बढ़ता है। ध्यान करिए, यहाँ पे इसका गोल है, इस गोल की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करता है, गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो करता कैसे है, करता कैसे है, यहाँ पे जो व्यक्ति है, अगर सकारात्मक चीजें होती हैं, अगर सकारात्मक चीजें होती हैं, यहाँ पे अगर सकारात्मक होगी तो क्या करेगा, वह लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। और वहीं अगर कोई बैरियर दिखाई पड़ता है, यहाँ पे अगर कोई बैरियर दिखाई पड़ता है, तो बैरियर दिखाई पड़ता है, इस बैरियर को देख करके वह क्या करता है, ये मान लीजिए इसके बीच में कोई बैरियर आ गया। बैरियर क्या हो सकता है, वह मनोवैज्ञानिक रूप में बैरियर हो सकता है, या कोई और बैरियर हो सकता है। उस बैरियर को अगर यहाँ पे आता है, इसको हम कहते हैं बैरियर, बैरियर, यह नकारात्मक बैरियर, अगर यह बैरियर आया तो वहां पे उसको प्रगति तक पहुंचने में उसको क्या होती है, समस्या होती है। जहां पर इसका गोल है, उस गोल तक पहुंचने में इसको समस्या होती है। अब यहाँ पे, अब इसी समस्या को दूर कैसे करेगा, इसी समस्या को दूर करने के लिए ये जो पर्सन है वह यहाँ पे अपना जो मनोवैज्ञानिक अगर इसका वातावरण अच्छा है, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट, अगर इसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा है, या अगर अपने आप से पूरा तैयार है, अगर ये अपने आप से पूरा तैयार है, तो क्या होगा, यह इस वातावरण को भी प्राप्त कर लेगा, यह इस वातावरण को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। यानी एक बार मैं आपको सबको समझाता हूँ, ये चित्र है, इस चित्र को उन्होंने समझाया, इसी चित्र के आधार पर उन्होंने बताया, ये पूरा फील्ड सिद्धांत को इन्होंने इसी में बताया कि यह पूरा फील्ड है, यह पूरा फील्ड है, इस फील्ड में यह व्यक्ति का फील्ड है, यह व्यक्ति का फील्ड है, यह पूरी फील्ड है, उसका लाइफ स्पेस है, ये पूरी लाइफ स्पेस की बाउंड्री है। उसमें यह व्यक्ति का एरिया है, जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो पर्सन का व्यक्ति का एरिया है। उस एरिया में उसको पॉजिटिव अगर वे होगा तो आगे गोल को जल्दी से प्राप्त कर लेगा, गोल को जल्दी से प्राप्त कर लेगा। अगर वहीं पे यह बराबर नहीं है, यहाँ पे अगर यही बैरियर आ रहा है तो इसको जो है वो गोल को प्राप्त करने में उतनी समस्या, मतलब गोल को प्राप्त करने में समस्या होगी, वो जल्दी से नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब वो प्राप्त कैसे करेगा, तो उसको देना क्या है, वहां पे उसको साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट देना। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने कई सारे तरीके बताए। क्या बताया, मोटिवेशन, उन्होंने मोटिवेशन बताया, उन्होंने रीइंफोर्समेंट बताया, और रीइंफोर्समेंट में अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पे दंड की भी बात करी उन्होंने, कि दंड को कम करके, मतलब दंड को इतना दे करके कि हम उसके जो नेगेटिव वे है, उस नेगेटिव वे को कम कर दे और अपने गोल की तरफ प्रेषित हो जाए। तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया, और इसी बताने के आधार पे इसको नाम दिया गया क्या,
फील्ड थ्योरी, इसी को फील्ड थ्योरी कहा गया। कैसे कहा गया कि ये पूरा उसका सिद्धांत है, ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्सन जो है वह अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रबलता को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रबलता को वह क्या करेगा, उसी के आधार पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वह अपने गोल को प्राप्त कर लेगा, गोल को प्राप्त करेगा। और गोल को प्राप्त करने में ज्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है, तो अहम भूमिका निभाता है उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण अगर अच्छा है तो वह जल्दी से गोल को प्राप्त कर लेगा। अगर वो अच्छा नहीं है, वहां अगर बैरियर आ रहा है, बैरियर आ रहा है तो बैरियर को उसको दूर करना पड़ेगा। बैरियर को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे मोटिवेशन देना पड़ेगा, रिइंफोर्समेंट देना होगा, तब जाकर के वह प्राप्त कर लेगा। और इसी को समझाने का उन्होंने काम किया कि कोई भी व्यक्ति है अपना संज्ञान कब चलाता है, जब वह वातावरण में चीजों को देखता है, वातावरण में उपस्थित चीजों को देखता है, उससे ही वो अपना एक्शन और रिएक्शन करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा क्या, फील्ड सिद्धांत अपना इन्होंने देने का काम किया। अब इसमें उन्होंने बताया, इस अपने इनके फील्ड के सिद्धांत में, चलिए मैं उसको आगे चर्चा करूंगा। एक तो मैंने आपको बताया कि फील्ड सिद्धांत बताया, इसकी मैं और आगे चर्चा करूंगा। और इनको क्या कहा गया, इनको और क्या कहा गया, ये एक तो इनको कहा गया अनुभवात्मक अधिगम का प्रणेता कहा गया, दूसरा इनको क्षेत्र सिद्धांत का प्रणेता कहा गया, और इनको कहा गया संगठनात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी कहा गया। संगठनात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक, इनको का प्रतिपादक भी कहा जाता है, संगठनात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी इनको कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको समूह गतिशीलता का भी प्रतिपादक आता है, ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गतिशीलता। यह भी कहीं कहीं प्रश्न आता है, समूह गतिशीलता के प्रतिपादक कौन है, समूह गतिशीलता के प्रतिपादक, इनको समूह गतिशीलता का प्रतिपादक यानी ग्रुप डायनामिक्स का इनको प्रतिपादक कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है, संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी, इनको संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कर्ट, कोफका, वर्दीमर, कोहलर इनके साथ में इन्होंने काम किया, तो इसीलिए लेविन को गेस्टाल्टवादी संज्ञानवादी भी कहा जाता है। इनका जो सबसे अहम एक और काम है, इनको जो है समाजवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, इनको आधुनिक समाजवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, समाजवादी मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। समाजवादी मनोविज्ञान का प्रतिपादक कहा जाता है इनको। और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको फील्ड थ्योरी में मैंने आपको बताया कि फील्ड थ्योरी और फील्ड थ्योरी को एसोसिएशन थ्योरी और ह्यूमनिज्म का एक सेतु भी माना जाता है। मैंने आपको पीछे बताया कि इसको एसोसिएशन थ्योरी और ह्यूमनिज्म थ्योरी का सेतु माना जाता है। ये इनका योगदान है, ये सारे इनके योगदान है। क्या योगदान है, वापस से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनको कहा जाता है अनुभवात्मक अधिगम, इनको अनुभवात्मक अधिगम कहा जाता है, चूंकि इन्होंने फील्ड पर काम किया और अनुभव के आधार पर सीखने पर कहा। ये इन्होंने बताया कि व्यक्ति इस वातावरण में रह करके अपनी इच्छाओं को निकालता है और निकाल करके अपने गोल तक पहुंचता है। तो सीखता कहां से, वो अपने अनुभव से, अपने फील्ड में रह करके सीखता है। तो इसीलिए इसको कहा गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसी को क्षेत्रवाद भी कहा गया। ये इसी आधार पे ये जो फ्रेम इन्होंने समझाने की कोशिश करी, इसी फ्रेम के आधार पे इनको जो है वह क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इनको संगठनात्मक मनोविज्ञान भी का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इनको ग्रुप डायनेमिक या लगातार आगे बढ़ने की, व्यक्ति सीखने में एक जगह स्थिर नहीं होता है, वह लगातार कोशिश करता है, लगातार चलते रहता है, लगातार मूवमेंट करता है, लगातार डायनेमिक होता है। तो इसीलिए इसको ग्रुप डायनेमिक में इन्होंने कहा कि बस एक ही वस्तु, एक ही चर, एक ही वेरिएबल काम नहीं आता है।
यहाँ पे सीखने में बस एक वेरिएबल नहीं कि उसकी अंतर्नोंद है, उसकी जो डिराइव्स है उसी डिराइव्स के जरिए हो गया, नहीं, डिराइव्स भी होगी, साथ साथ में वातावरण भी होगा, मोटिवेशन भी होगा, कई सारी चीजें होंगी। उन कई सारी चीजों को एक साथ में मिलाते हैं, एक साथ मिला करके फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ग्रुप डायनामिक भी देने का काम किया। ये भी याद रखिएगा कि ग्रुप डायनामिक मतलब क्या, समूह गतिशीलता का मतलब क्या कि एक साथ में एक चर नहीं, एक चर नहीं, एक से अधिक चर जब मिल करके किसी आगे की सीखने की प्रति आकर्षित करते हैं, किसी आगे सीखने के प्रति उसको मूव कराते हैं, उसी को कहते हैं समूह गतिशीलता। और ये समूह गतिशीलता का सिद्धांत भी देने का काम इन्होंने किया हुआ था। आगे चलते हैं, इसी पर इन्होंने अपना एक पुस्तक भी जो प्रकाशित किया था, पुस्तक भी चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ मतलब शोध पेपर उन्होंने प्रकाशित किया था, तो उसी पर समूह गतिशीलता का प्रतिपादन भी इनको कहा जाता है। संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी कैसे हैं। तो ये गेस्टाल्टवाद के जर्मन के जो चारों मनोवैज्ञानिक थे, उनके चारों मनोवैज्ञानिकों के साथ में ये भी थे, तो वो इसीलिए इनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। समाजवादी मनोवैज्ञानिक इसलिए इनको कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो जो कुछ भी सीखता है वो समाज में रह करके सीखता है, जो भी सीखता है वो समाज में रह करके सीखता है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने यही से शुरुआत करी, आधुनिक समाज मनोविज्ञान की जो है शुरुआत करी, और यहाँ पे इसीलिए इनको कहा जाता है समाज मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी कहा जाता है। और यह थियरी जो है, यह कौन सी थियरी, इनका जो क्षेत्र सिद्धांत है, यह क्षेत्र सिद्धांत एसोसिएशन थियरी, वही एसोसिएशन थियरी में क्या यह कहते हैं व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह अंतर्दृष्टि से जरिए सीखता है, अंतर्दृष्टि के जरिए सीखता है। और इसके बाद व्यवहारवाद में क्या कहा जाता है, एसआर थियरी, एसआर यानी स्टिमुलस से रिस्पांस, या आरएस थियरी, रिस्पांस से स्टिमुलस, इनको छोड़ करके इन्होंने कहा कि जो अंतर्दृष्टि आती है उसी अंतर्दृष्टि से आगे व्यक्ति जो है वह उसको मोटिवेशन अगर दिया जाए तो आगे जाकर के वह आगे और सीख सकता है। तो इसीलिए एसोसिएशन थियरी और ह्यूमनिज्म का इनको सेतु भी कहा गया। तो इनके क्या थे, योगदान थे। आगे बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, इनको और क्या कहा जाता है, इनकी कृतियां क्या है, इनकी कृतियों को भी समझ लेते हैं। इसी में से कृतियां भी इनकी कुछ हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं, ये योगदान था। कृतियां मतलब इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें और पेपर कौन कौन से प्रकाशित किए उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये मैं नहीं मिलाता हूं, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इनकी कृतियां क्या है, कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेविन की कृतियां, लेविन की कृतियां, तो कृतियां क्या है, कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कृतियां इनकी मुख्यतः तीन है। एक को कहा गया है 1935 में डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आई, डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आई। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि इनको इनको ये सेतु का भी इन्होंने काम किया, सेतु का काम किया ह्यूमनिज्म से। ह्यूमनिज्म में बात किसी करी जाती है, पर्सनालिटी की और मोटिवेशन की बात करी जाती है। तो इसीलिए इनका ग्रुप डायनामिक थ्योरी, यहाँ पे ग्रुप डायनामिक थ्योरी या डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यह प्रकाशित हुई कब, 1935 में, 1935 में हुई। वहीं इनका एक और पुस्तक था, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। यह जो हुई, यह प्रकाशित हुई कब, 1936 में, 1936 में हुई। अब वहीं उनकी एक और कृति थी, वह कृति थी क्या, फील्ड थियरी इन सोशल साइंस, फील्ड थियरी इन सोशल साइंस। यह जो प्रकाशित हुई थी यह 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। तो ये इनकी तीन इनकी मेन कृतियां हैं। ये तीन कृतियां जो है वो जानी जाती हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे कितने शब्द आए हैं, वो उन शब्दों को भी हमको समझ के रखना है। यहाँ पे डायनामिक यानी ग्रुप डायनामिक थे क्या सिद्धांत के भी इनके बारे में इनको जाना जाता है। इनको टोपोलॉजिकल के नाम से भी जाना जाता है, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में भी जाना जाता है इनके नाम से, फील्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है, और जो है वह सामाजिक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके इन्हीं कृतियों के आधार पे इनका नाम पड़ता है। चलिए, अब जो इनका सिद्धांत है, फील्ड सिद्धांत है, इस फील्ड सिद्धांत के जैसे सारे लोगों के अलग अलग एक नहीं कई सारे नाम थे।
सभी के, चाहे पॉलो की बात कर लें, चाहे गुथरी की बात कर लें, चाहे थॉर्नडाइक की बात कर लें, चाहे स्किनर की बात कर लें, सभी लोगों के अब तक जितने हमने सिद्धांत पढ़े हैं सीखने के, उनके एक नहीं कई सारे नाम थे, कई सारे नामों से जाना जाता है। तो ऐसे इनको भी कई सारे नामों से जाना जाता है, उन नामों को भी पूछा जाता है कभी कभी। तो उनको समझ लेते हैं, उनके कौन कौन से नाम है, क्योंकि एग्जाम में एक तरह का ही नाम नहीं आता है। तो आप इनको अगर याद रखे रहेंगे, नोट्स में अपने समझे रहेंगे, तो ये जो है आपको काम आएगा और इनका जवाब आप बता सकते हैं। कौन बता रहा? तो इनके सिद्धांतों के क्या नाम है? लेविन के लेविन का जो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, उसका अलग अलग नाम क्या है? लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के अलग अलग नाम, तो क्या क्या नाम है, चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कहा गया लक्ष्य सिद्धांत। यहाँ हमने बताया, देखिए गोल गोल है, गोल को प्राप्त करना है। यहाँ देखिए गोल है, तो गोल को प्राप्त करना है, इसलिए इसको कहा गया है क्या, कि लक्ष्य सिद्धांत। देख रहे हैं यहाँ, इस सिद्धांत में जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इसी ग्राफ के आधार पर इनके अलग अलग नाम देख लेते हैं। यहाँ पे गोल है, इसीलिए इसको कहा गया लक्ष्य का सिद्धांत। लेविन का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं लक्ष्य का सिद्धांत, लक्ष्य सिद्धांत। लक्ष्य सिद्धांत कहते हैं इसको, एक नाम इसका लक्ष्य सिद्धांत है। दूसरा नाम इसका है प्रकृति का तलरूप सिद्धांत, वही टोपोलॉजिकल अधिगम का अधिगम का अधिगम का तलरूप तलरूप सिद्धांत, तलरूप या टोपोलॉजिकल, इसको तलरूप या टोपोलॉजिकल सिद्धांत कहा जाता है। ये गणित का शब्द है, और गणित में यहाँ पे गणित के शब्दों के आधार पे, गणित के शब्दों के आधार पे सीखने की प्रक्रिया, सीखने का जो है वह प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया को यहाँ पे समझाया गया है कि इसी के आधार पे जो है वह व्यक्ति क्या करता है, वह सीखता है, कि जो भी कुछ सीखता है वह रेखांकित आकृतियों के जरिए सीखता है, रेखांकित आकृतियों के जरिए सीखता है। टोपोलॉजी मतलब होता है रेखांकित आकृतियां, और उन्हीं, ये गणित का शब्द है, उन्हीं के आधार पर सीखता है व्यक्ति। यानी उसको उसको जो भी वातावरण से जो चीजें देखने को मिलती है, उन्हीं के आधार पर वह जाता है सीखने के लिए, और वहां पे रेखांकित कृतियों को ध्यान में रखते हुए, उसके अंदर जो कृतियां, उन कृतियों को ध्यान में रखते हुए वो आगे सीखता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि टोपोलॉजिकल सिद्धांत, टोपोलॉजिकल सिद्धांत भी इसको जो है कहा जाता है। आगे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत। यहाँ पे मैंने वेक्टर बताया ना, वेक्टर जैसी दिशा मिलेगी उसको, सकारात्मक दिशा मिलेगी तो सकारात्मक तरफ बढ़ेगा, नकारात्मक दिशा बढ़ेगी तो नकारात्मक की तरफ बढ़ेगा। तो इसी को कहा गया प्राकृतिक दिशा, वेक्टर, वेक्टर का सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत। प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत कहा गया। वहीं वहीं एक और इसी दिशा के आधार पर एक और नाम कहा जाता है इसी को, सदिश, सदिश यानी सही दिशा का सिद्धांत, सदिश यानी सही दिशा, सही दिशा का सिद्धांत। वेक्टर के आधार पे इसको सही दिशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। वहीं इसको कहा जाता है, कहीं कहीं इसको समूह गतिकी का सिद्धांत भी कहा जाता है, समूह गतिकीय। कई सारे वेरिएबल एक साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है समूह गतिकी का सिद्धांत, समूह गतिकी का सिद्धांत कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको जो है व्यवहार गति का भी सिद्धांत कहा जाता है, व्यवहार गति का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको गत्यात्मक विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। ये सब इसके अलग अलग नाम है, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पे समूह गतिकी है, तो समूह गतिकी के आधार पर ही समूह गतिशीलता का भी सिद्धांत कहा जाता है, कहीं कहीं इसको समूह गतिशीलता का भी सिद्धांत कहा जाता है, समूह गतिशीलता का सिद्धांत। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा कहेंगे किसका सिद्धांत है, लेविन का सिद्धांत है, समूह गतिशीलता का सिद्धांत। मैंने आपको इनका जो बेसिक है वो बेसिक मैंने आपको समझाया कि यह किस पर काम किया है, इन्होंने किस बात पर काम किया है, कि इन्होंने वातावरण में रह करके इन्होंने सीखने का काम किया, वातावरण में रह करके सीखने का काम किया, सिखाने का काम किया। प्राणी को कहते हैं कि वातावरण में रह करके सीखता है। तो सीखने के लिए इन्होंने इसमें से कुल 4 तत्व बताए। चलिए यहां तक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं।
यहां तक अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है, जैसे सभी सिद्धांतों के अलग अलग नाम है वैसे इस सिद्धांत का भी अलग अलग नाम है। नाम है क्या? लक्ष्य सिद्धांत। नाम है क्या? अधिगम का तल रूप यानी टोपोलॉजिकल सिद्धांत। प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत। सदृश सदृश यानी सही दिशा का सिद्धांत। समूह गतिकी का सिद्धांत। व्यवहार गति का सिद्धांत। गत्यात्मक विकास का सिद्धांत। समूह गतिशीलता का सिद्धांत। ये इसके अलग अलग नाम है। चलिए अब हम यहां बात करते हैं कि ये सीखने के लिए व्यक्ति को क्या तत्व की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि सीखने के लिए कुल 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। सीखने के लिए कुल 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यानी क्षेत्र में क्षेत्र अधिगम सिद्धांत में क्षेत्र अधिगम सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने 4 सिद्धांत 4 जो तत्व बताए। लेविन ने 4 तत्व बताए इसके क्षेत्र सिद्धांत के 4 तत्व क्या है? ये 4 तत्व क्या है समझ लेते हैं। 4 तत्व इन्होंने 4 तत्व समझाए। पहले को कहा अभिप्रेरणा, यानी वो सीखेगा कैसे। मैंने कहा कि यहाँ पे जरूरी क्या है, ये सीखने में जरूरी क्या है, तो सीखने में सबसे पहले जरूरी है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा जरूरी है। जितना मोटिवेशन होगा उतना ही सीखेगा और उतना ही सही दिशा की तरफ भगेगा, उतना ही सही दिशा की तरफ जाएगा और अपने गोल को प्राप्त करेगा। इसीलिए गोल का सिद्धांत भी इसको कहा गया है, वह उतना ही सही दिशा की तरफ जाएगा। तो मोटिवेशन इसमें इन्होंने सबसे मेन कहा कि व्यक्ति और प्राणी अपना संज्ञान कब यूज करेगा, जब उसको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेशन भी पहला तत्व एक तत्व है उन सभी सीखने में सहायक बनने के लिए। यहाँ पे मोटिवेशन भी आवश्यक है। तो मोटिवेशन की चर्चा करी उन्होंने और क्या कहा, समग्रता पर चर्चा करी। समग्रता पर यानी जो भी वो कुछ सीखेगा, जो भी सीखेगा सबसे पहले अपने गोल को, अपने पूरे वातावरण को वह अपने दिमाग में ढालेगा और ढालने के बाद उसी हिसाब से वह सकारात्मक या नकारात्मक कार्रवाई करेगा। सकारात्मक या नकारात्मक कार्रवाई करेगा और उसी हिसाब से वह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने समग्रता की भी चर्चा करी। जैसे मैंने अभी पीछे मैंने गेस्टाल्टवाद में भी चर्चा करी थी कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह पूरा संज्ञान अपने पहले होल को समझ करके करता है। तो यहाँ पे समग्रता को भी इन्होंने सपोर्ट किया, चूंकि वह समग्रता के मानने वाले, गेस्टाल्ट को मानने वाले, इसलिए इन्होंने समग्रता को तो आना ही था, तो समग्रता को मानते हैं। और क्या मानते हैं, यहां मानते हैं शक्ति। शक्ति शक्ति मतलब क्या? शक्ति मतलब क्या? वही वेक्टर जो उसको प्रमोट करने वाला, उसकी अंतर अंतर शक्ति जो यहाँ पे दिखाया गया है। यह व्यक्ति यह डिराइव फोर्स, यह डिराइव फोर्स जो है यह भी काम करती है। यहाँ पे देख रहा है डिराइव फोर्स, ये डिराइव फोर्स जो है यानी उसके अंदर की शक्ति, अंदर कितनी क्षमता है, अंदर कितनी क्षमता, उसी अंदर की क्षमता के आधार पर वह सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो वह भी जरूरी है, यानी इसे भूख का होना जरूरी है। भूख का होना जरूरी है, काम को करने के लिए, काम को करने के प्रति जाने का जो है उसको जरूरी है। तो ये सब चीजें जो उसके अंदर से आनी चाहिए, जो गोल जो सामने दिख रहा है उस गोल को करने के प्रति अंदर से अभिलाषा जो है, अंदर से मोटिव जो है वो निकल के आना, तो शक्ति भी जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि सीखने में अभिप्रेरणा की आवश्यकता है, समग्रता की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति मतलब वही डिराइव फोर्सेस की आवश्यकता है, उसी आधार पर वो करेगा। वहीं साथ साथ में बैरियर भी होना चाहिए। इन्होंने कहा बैरियर, अवरोध भी होना चाहिए, अवरोध भी होना चाहिए। अवरोध अगर नहीं होगा, अवरोध मतलब क्या कि जैसे अगर अगर कहीं हम यहां जा रहे हैं, मान लीजिए हम यहां से जा रहे हैं, यहां से हम इतनी दूरी तक गए, जो कि हमने अभी इसके पहले हमने सिद्धांत में पढ़ा हुआ था। इसके पहले हमने टॉलमैन के सिद्धांत में पढ़ा हुआ था। उन्होंने जब चूहों का जो प्रयोग किया हुआ था, उन्होंने कहा कि चूहे को अगर हमने यहाँ पे सीधे भेज दिया तो सीधे प्राप्त कर लेगा, अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाएगा। हमने वहां पे प्रयोग करने हैं कि देखते हैं क्या अगर हम यहाँ कोई अवरोध लगा देते तो अपना दिमाग और लगाता है क्या, क्या हुआ, इसी यहाँ से बैरियर लगाते हैं, उसको यहाँ पहुंचना है तो क्या हुआ, और कोई दिमाग लगा करके इधर अल्टरनेट रास्ता चुनता है, यहाँ से कोई अल्टरनेट रास्ता चुनता है, यहाँ से कोई अल्टरनेट रास्ता चुनता है वो जाने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए। तो हाँ, अगर चुनता है इसका मतलब कि वो उसकी लर्निंग जो है वो अपना बुद्धि विवेक लगा रहा है। तो बुद्धि विवेक लगाने के लिए वह यहाँ पे क्या जरूरी है, अवरोध का होना भी जरूरी है। तो अवरोध होगा तो अवरोध के आधार पर वह कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेगा, और वह और परफेक्ट बनने की कोशिश करेगा। इसीलिए अवरोध भी होना जरूरी है। तो यानी क्या जरूरी है, उसके 4 तत्व बताए, अभिप्रेरणा, समग्रता, शक्ति और अवरोध। ये इन्होंने साथ साथ में इतने पॉइंट बताए। अब यहाँ पे जो अवरोध है उसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में चर्चा करी। अब इसी के आधार पे जो इन्होंने बताया, इसी के आधार पर उन्होंने एक सूत्र दिया, जो कि सूत्र बड़ा फेमस है। सूत्र जो है वो बहुत फेमस है। यह सूत्र उन्होंने दिया
अधिगम का व्यवहार का सूत्र है। ये सूत्र भी, इस सूत्र में भी प्रश्न आता है कि इसमें इस सूत्रों में जो नाम है उनका उनसे क्या संबंध होगा, उनसे क्या संबंध होगा। चलिए उस सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। इनका सूत्र क्या है, लेविन के क्षेत्रवाद का सूत्र क्या है, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का सूत्र क्या है, उस सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वह समाज, वह व्यवहार में, वातावरण में रह करके सीखता है। सीखता है तो उसके उन्होंने सूत्र बताया। सूत्र क्या बताया, इन्होंने कहा कि मानव का व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट के आधार पे इन्होंने जो है वो बताया। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि मानव व्यवहार, मानव व्यवहार, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण, मानव व्यवहार, यहाँ पे व्यवहार है, यहाँ पे उन्होंने कहा व्यक्ति और वातावरण, व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। हाँ, प्रतिफल, प्रतिफल है। यानी यहाँ पे कहा, एक बात है यहाँ पे मानव का व्यवहार, दूसरा कहा व्यक्ति और तीसरा कहा वातावरण, इसका प्रतिफल है। तो इसको इन्होंने एक सूत्र में बताया, इसको इन्होंने एक सूत्र में बताया। वह सूत्र का नाम क्या दिया, इन्होंने कहा मानव का व्यवहार यानी बी, बिहेवियर, मानव का व्यवहार यानी बी, बिहेवियर कहा। और वहां पे कहा कि एफ, एफ मतलब क्या, वो फील्ड, एफ का मतलब फील्ड, एफ का मतलब इन्होंने कहा एफ से तात्पर्य फील्ड या कार्य, फील्ड या कार्य। तो फील्ड, इन्होंने कहा फील्ड, फील्ड, फील्ड को इन्होंने कहा यह फील्ड कैसा होगा, फील्ड किस रूप पे आधारित होगा, तो फील्ड की इन्होंने कहा कि वहां उसका एनवायरमेंट होगा, ई एनवायरमेंट होगा, और उसके उसके मल्टीप्लाई उन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई बाई पी, ई मल्टीप्लाई बाई पी। यहाँ पे इन्होंने ये चर्चा करा कि बिहेवियर जो है वह बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो बिहेवियर के लिए उन्होंने कहा कि व्यवहार और व्यक्ति, व्यवहार जो ये इसका वातावरण है, और वातावरण है और व्यक्ति दोनों का जब इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन मतलब जब दोनों मिलेंगे, मिलेंगे आपस में, मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन पे वह व्यवहार करेगा, वह व्यवहार करेगा। चलिए चलिए मान लीजिए एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैं इसको समझाऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कैसी कोई एक परिस्थिति है, कोई एक परिस्थिति है, यहाँ बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा है, यहाँ पे पी को ले लेते हैं बच्चा, पी के ले लेते हैं बच्चा। ये बच्चा, इस बच्चे को 10वीं का एग्जाम देना है, बच्चा है 10वीं का, 10th स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का है। अब इस 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को एग्जाम देना, परीक्षा देना है, परीक्षा देना है। और परीक्षा के बोर्ड ने कहा कि भाई अभी आपका ऑफलाइन एग्जाम ना होकर के, ऑफलाइन एग्जाम ना होकर के ऑनलाइन एग्जाम होगा, और मात्र एक वीक में उसको संदेश दिया गया, एक वीक में उसको संदेश मिला। अभी तक उसने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करी, अब उसका ऑनलाइन एग्जाम हो गया, ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करी थी, अब उसका ऑनलाइन एग्जाम हो गया। अब ऑनलाइन के हिसाब से वो तैयार नहीं है, तैयार नहीं है तो क्या होगा, तैयार नहीं है तो क्या होगा, उसके अंदर में फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। बट फिर भी अगर उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा तो नकारात्मक होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा तो नकारात्मक होगा। अगर वहीं उसको किसी ने सकारात्मक तरीके में बताया, कोई नहीं कर लोगे, कोई नहीं करोगे, तुमने तो कंप्यूटर सीखा हुआ है, तुमने ये सीखा, वैसा ही आता है। अगर उसको किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने उसको मोटिवेट किया, उसकी छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके उसकी बड़ी चीज बना ली, कि तुमको कंप्यूटर भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सभी को जोड़ दिया, सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कहा अब तो तुम कर सकते हो। बच्चे को थोड़ा सा साहस आया, बच्चे को थोड़ा साहस आया। अब यह वातावरण था, यह इसका क्या है, यह वातावरण है, और यह बच्चा है। अब इन दोनों के समावेशन से, या इन दोनों को समावेशन, अगर यह सकारात्मक होगा, वातावरण सकारात्मक होगा, वातावरण सकारात्मक होगा, तो बच्चे के अंदर में जो प्रभाव होगा वो भी क्या होगा, वह सकारात्मक होगा। ध्यान करिएगा, अगर वातावरण सकारात्मक होगा तो बच्चे के अंदर में प्रभाव भी सकारात्मक होगा, पहला काम। दूसरा काम, व्यवहार में, व्यवहार में अगर सकारात्मकता आएगी, व्यवहार में सकारात्मकता होगी, तो बच्चे का मतलब ये जो बच्चा है वो सकारात्मक, उसकी सोच, मोटिवेशन सकारात्मक होगी, सोच और सकारात्मक उसकी तैयारी, उसका डिराइव सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा तो उसका व्यवहार भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। ध्यान करिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, अगर यह सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, दोनों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा वातावरण, तो और साथ साथ में यह दोनों सकारात्मक होंगे, तो क्या होगा, वातावरण उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार भी सकारात्मक होगा, प्रगति की तरफ बढ़ेगा। वहीं अगर यह भी नकारात्मक है, यह भी नकारात्मक है, परीक्षा है, अचानक से पहले ऑफलाइन होता, ऑनलाइन कर दिया, नकारात्मक ही है एक तरह से, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो नकारात्मक की तरफ गया, तो यह नकारात्मक है। और यहाँ पे बच्चे के अंदर में बच्चा तैयार नहीं है, तो दोनों नकारात्मक है, तो क्या होगा, रिजल्ट में फेल हो जाएगा वो। रिजल्ट क्या होगा, व्यवहार क्या होगा उसका, नकारात्मक होगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, बहुत सारी बातें होंगी उसको।
तो यह उसका व्यवहार उस तरह का होगा। यही उन्होंने कहा कि जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, ये सूत्र में उन्होंने यही बताया कि यह इस सूत्र के आधार पे और ये चित्र के आधार पर उन्होंने यही बताया कि ये बैरियर, बैरियर ही क्या है, ये बैरियर वातावरण का बैरियर, यहाँ पे देखिए नकारात्मकता बैरियर है, यह बैरियर ही उसको कब प्रेरित करेगा, जब बैरियर वहां पे उसको ज्यादा बड़े रूप में होगा, बैरियर ज्यादा बड़े रूप में होगा और उस बैरियर को मोटिवेशन के जरिए और रीइंफोर्समेंट के जरिए दूर नहीं किया जाएगा, तब क्या होगा, व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक की तरफ बढ़ेगा। यही उन्होंने कहा, इसमें समझाने की कोशिश करी कि B इज इक्वल टू एफ ई मल्टीप्लाई बाई पी। ई मतलब क्या, एनवायरमेंट, पी मतलब क्या, तो पर्सन, पर्सन यहाँ जैसे बच्चा और ये परीक्षा, ये हो गया ये। ऐसी एक नहीं, आप अनेकों प्रकार की एग्जांपल ले सकते हैं, अनेकों प्रकार की एग्जांपल। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल और बताऊं, आपने आपने वो पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था आपको नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत में मैंने बताया हुआ था, नैतिकता का सिद्धांत जब मैं पढ़ा रहा था उसमें वहां पे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति की वाइफ बीमार थी, उस व्यक्ति की वाइफ बीमार थी, वह क्या किया, वह व्यक्ति की वाइफ बीमार थी और एक दुकान पे गया, दुकान पे गया और उस दुकान पे गया और दुकान वाले से पूछा कि भैया हमको दवा चाहिए, हमको मेडिसिन चाहिए, हमको ड्रग चाहिए, हमको ड्रग चाहिए, ड्रग चाहिए, वो ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, वो मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन हमको दे दो, हमारे लिए वो बहुत जरूरत है, हमारे लिए बहुत जरूरत है। वहां पे सकारात्मक उसकी नीड है। हाँ, हिंज, हिंज, जो वो नाम क्या था उनका, हिंज। हिंज ने हिंज ने क्या किया, वो वहां गया और जाने के बाद वह दवा दवा लेने की कोशिश करी, मांगा मांगा दवा, जो दुकानदार दुकानदार ने मना कर दिया, वहां पे उसकी आवश्यकता है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, हिंज, हिंज कौन है, व्यक्ति है, इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता के आधार पर इस वातावरण में गया, ये इसका वातावरण है, यह इसका वातावरण है, यहाँ से इस वातावरण में गया, गया और बोला कि भैया हमको दवा दे दो, हमको दवा दे दो, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, क्या था वह वातावरण उसका नकारात्मक हो गया, इसकी इच्छा भी नकारात्मक में है, इसकी इच्छा भी नकारात्मक में है, यानी उसको चाहिए ही, अभी चाहिए, नकारात्मक है। अगर वहां पे होता है चलो भाई आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, तब वहां पे कोई बात नहीं, तो फिर वो काम नहीं करता। यह दोनों, यह दोनों यहाँ पे भी प्रबल है, यह भी प्रबल है और यह भी प्रबल है, दोनों प्रबल है। एक तरफ यह कह रहा है नहीं देगा और इसको कह रहा है चाहिए, दोनों, अब दोनों है तो इस चाहिए के आधार पर यह प्रबलता को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, चोरी करता है। ये व्यवहार कैसा करता है, नकारात्मक व्यवहार करता है, नकारात्मक व्यवहार करता है, चोरी करता है, चोरी करता है, तो चोरी करने के आधार पे फिर वो ले लेता है, ले तो लेता है, बट तरीका क्या होता है, गलत होता है, तो गलत होता है। इसीलिए यह वातावरण यहाँ पे यही कहने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव का व्यवहार जो है वह किस पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, उसकी व्यक्ति और उसका वातावरण उस पर डिपेंड करता है कि वह कैसा व्यवहार करेगा। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, अभी हाल हाल में ओलंपिक हुआ है, अभी हाल हाल में ओलंपिक हुआ है, इस ओलंपिक में जो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो है वह गोल्ड मेडल लेके आए, बहुत सारे खिलाड़ी सिल्वर मेडल लेके आए, और मतलब एक खिलाड़ी जो है वो गोल्ड मेडल लेके आया, कुछ खिलाड़ी सिल्वर, और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वह क्या लेके आए, वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो जो गोल्ड मेडल लेके आया है, जो गोल्ड मेडल लेके, उस गोल्ड मेडल लाने में क्या हुआ होगा, गोल्ड मेडल लाने में वह जो व्यक्ति है, ये जो पी है, या पी व्यक्ति मतलब पर्सन, या पर्सन क्या हुआ होगा, उसने बहुत सारी मेहनत करी होगी, बहुत सारी मेहनत करी होगी, और उसी मेहनत के आधार पे लगातार उसको वैसा ही जो है मोटिवेशन मिलता गया होगा, और सारी चीजें, सारा वातावरण उसको सकारात्मक तरीके में मिला होगा, तो एनवायरमेंट भी उसके लिए सकारात्मक, पर्सन भी सकारात्मक, तो उसने क्या किया, गोल्ड मेडल ले लिया, गोल्ड मेडल उसने ले लिया। वहीं कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो हारा होगा, ऐसा नहीं कि सारे लोग जीत करके आए, और कुछ लोग हारे भी होंगे, तो हारने की वजह से क्या होगा, तो पर्सन की हो सकता है मेंटल स्थिति बराबर ना हो, जो व्यक्ति जो टीम में होंगे उनकी मेंटल स्थिति बराबर ना हो, साथ साथ में वातावरण भी वहां पे अप्रोप्रिएट ना हो, तो ये दोनों क्या हुए, दोनों नकारात्मक हुए, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया हारने का। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल भी नहीं, कोई मेडल नहीं मिला, वो क्या हो गए, वो डिफीट होकर के हार करके चले आए। ऐसे ही कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो बिहेवियर डिपेंड करता है पर्सन पर, और वह बिहेवियर डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पर। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, तो फॉर्मूला में बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी को क्या कहेंगे, बी मतलब बिहेवियर, व्यवहार, बी मतलब कहेंगे व्यवहार या बिहेवियर, और यहाँ पे एफ मतलब क्या कहेंगे, एफ मतलब कहेंगे फील्ड, या यहाँ पे कह सकते हैं इसको कार्य, फील्ड या कह सकते हैं कार्य, वहीं पे कह सकते हैं ई मतलब क्या, ई मतलब वातावरण, या एनवायरनमेंट, और वहीं पे पी मतलब क्या होगा, तो पर्सन, मतलब व्यक्ति, पर्सन।
इसी आधार पे जो है इन्होंने सूत्र दिया और इस सूत्र को इन्होंने बताने की कोशिश करी। सूत्र क्या था? सूत्र यह था B इज इक्वल टू एफ ई मल्टीप्लाई बाई पी। यह सूत्र दिया, इस सूत्र पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी। चलिए अब यहां से इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, इन्होंने पॉइंट क्या क्या दिए? इन्होंने कई सारी बातें बताई। इन्होंने टोपोलॉजी शब्द का बताया और इन्होंने वेक्टर का बताया, कई सारे इन्होंने शब्द दिए। ये शब्दों के आधार पर भी जो है इन्होंने चर्चा करी है, इन्होंने शब्दों के आधार पर भी चर्चा करी है। चलिए कुछ शब्द इन्होंने दिए हैं, उन शब्दों के आधार पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां तक हो गया। अब ये कार्य कैसे होता है, ये सूत्र ये काम कैसे करता है और व्यवहार में शक्ति कैसे आती है, व्यवहार कैसे करते हैं, उसको सब थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ और पॉइंट है, उन पॉइंटों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो क्या क्या पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, व्यक्तिगत परिस्थितियों को इन्होंने दो भागों में बांटा। व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। व्यक्तिगत परिस्थितियां, तो जो व्यक्तिगत परिस्थितियां यानी पर्सन का जो व्यक्तिगत परिस्थिति है उसको इन्होंने दो भागों में बांटा। क्षेत्र सिद्धांत का सूत्र नहीं, क्षेत्र सिद्धांत में कि व्यक्तिगत परिस्थितियां, कि व्यक्तिगत परिस्थितियां क्या है, तो व्यक्तिगत परिस्थितियों को इन्होंने दो भागों में बांटा। व्यक्तिगत परिस्थितियों को दो भागों में बांटा, तो वो दो भाग कौन कौन से थे? वो दो भाग में इन्होंने बताया कि कहा कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो कैसे होगा तो वह दोनों कैसा होगा, साइकोलॉजिकल, जो ये यहाँ पे ई और पी जो मल्टीप्लाई करा, इस ई और पी को उन्होंने समझाने की कोशिश करी। जो परिस्थितियां कैसे बनेंगी, व्यवहार कैसे होगा, तो उसमें दो प्रकार की बातें आएंगी। तो एक होगा, इसको कहेंगे साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व। और दूसरे को कहा इन्होंने क्या, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण या वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसमें उन्होंने कहा, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें उन्होंने बताया कि जैसे इच्छाएं, रुचि, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में क्या आएगा, तो उसकी इच्छा, व्यक्ति की कैसी, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, उसकी रुचि, उसी के आधार पे, उसी की इच्छा और रुचि के आधार पे वो काम करेगा। इच्छा और रुचि के आधार पे उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा और उसी आधार पे वो वातावरण से चीजों को लेगा। इच्छाओं के आधार पे, रुचियों के आधार पे वह वातावरण से चीजों को लेगा। उसकी योग्यता, उसकी अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, यह सब उसी आधार पे क्या करेगा, यह उसके पॉइंट है। किसके पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को। तो अब मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या होगा, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण में वह कौन सा कैसा सामाजिक प्राणी है, उसका समाज कैसा है, उसका भौतिक वातावरण कैसा है। इसमें समाज और भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, ये दो चीजें आती हैं इसमें। समाज, और इस समाज के आधार पे उसकी इच्छा रुचि काम करेगी। इस भौतिक वातावरण के आधार पे उसकी इच्छा रुचि काम करेगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में उसको पता लगा कि भाई जहां ऑनलाइन एग्जाम है वहां इंटरनेट तो आता ही नहीं है। उसको किसी ने कहा कि भाई जहां ऑनलाइन एग्जाम वहां इंटरनेट आता ही नहीं है, वहां कंप्यूटर की एकदम बिल्कुल खस्ता हालत है, खस्ता हालत। अब उसकी चिंता बढ़ गई, भाई अब यहाँ पे तो कोई साधन ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ, मान लीजिए कि घर में कोई हमारी घर में कोई बहन, आंटी या कोई भी ऐसा है जहां पे प्रेगनेंसी में डिलीवरी का टाइम है, उस डिलीवरी के टाइम में वहां पे हम पता है कि आजकल में डिलीवरी का टाइम है, और वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने हमारे अंदर में ये भी देख रहा है कि जो हमारा वातावरण है, ये हमारा घर है और हमारे घर के आसपास जो हमारा यहाँ पे 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर में जो दायरा है, यहाँ पे कोई भी अच्छा फैसिलिटी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ मेरा घर है, यहाँ पे ये दायरा है, ये हमारा वातावरण है। इस वातावरण में यानी हम पर्सन हो गए, या वातावरण हो गया। इस वातावरण में कहीं कोई भी ढंग का कोई नहीं है, ढंग का कुछ भी नहीं है, ना तो हॉस्पिटल है, ना तो कहीं नहीं है, ना तो साधन है, कुछ नहीं है। अब क्या हो गई, चिंता बढ़ गई, यानी हमारा व्यवहार क्या है, अब व्यवहार उग्रता की तरफ बढ़ गया। क्या करें, ऐसा करें वैसा करें, चलो पहले चले जाते हैं, पहले निकल जाते हैं,
ये सब हमारा बात हो गई वहां पे। तो यही क्या है, ये वातावरण और घर, ये इसी को समझाने की कोशिश करते हैं। घर और वातावरण या परिसर और वातावरण, इन दोनों के मिले जुले रूप में ही व्यक्ति व्यवहार करता है। तो वो कैसा होगा, वह उसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, और जो वातावरण उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक वातावरण। इन दोनों के मिले जुले रूप से ही व्यक्ति व्यवहार करता है। ठीक, इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी, और उसी के आधार पे इन्होंने कुछ दो शक्तियों की चर्चा करी। इन्होंने कुछ दो शक्तियों की चर्चा करी। ये हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो शक्तियां, अब ये वातावरण में जो व्यक्ति के अंदर में जो बात है, वो व्यक्ति के अंदर में वह कैसे आएगा। तो व्यक्ति के अंदर में दो शक्तियों की चर्चा उन्होंने करी, दो शक्तियों की चर्चा करी, बल की, वेक्टर। यहाँ पे उन्होंने दो बल की चर्चा करी, दो बल की चर्चा करी इन्होंने। वह दो बल क्या थे, यहाँ पे लेविन के अनुसार बल, जो शक्ति है वह कैसे काम करेगी। मैंने बताया था ना पीछे एक शक्ति, शक्ति बताता हुआ, शक्ति क्या होगी। तो शक्ति में उन्होंने दो प्रकार की शक्तियां बताई, दो प्रकार के बल बताए, दो प्रकार के बल बताए। एक को उन्होंने कहा सकारात्मक बल, एक को कहा उन्होंने सकारात्मक बल, या इसी को हम वेक्टर भी कह सकते हैं। इसको इन्होंने कहा सकारात्मक या आकर्षण, आकर्षण बल। एक को कहा उन्होंने आकर्षण बल, और दूसरे को कहा विकर्षण बल। एक को कहा उन्होंने आकर्षण बल और दूसरे को कहा विकर्षण बल। आकर्षण बल को कहा पॉजिटिव और विकर्षण बल को कहा निगेटिव। अगर इन्होंने कहा कि अगर यह उसकी तरफ लेके जाता है, अगर उसकी तरफ लेके जाता है, तो लेके जाने का मतलब, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम है, एग्जाम की तरफ अगर लेके जाएगा, ध्यान करिएगा, अगर कोई बल उसके बल अंदर की बल अगर एग्जाम की तरफ लेके जाता है, यानी व्यक्ति को, ये बच्चे को एग्जाम की तरफ लेगा, तो कोई नहीं, हम एग्जाम दे लेंगे, बहुत बढ़िया, हम तैयारी बिल्कुल बढ़िया, हमें कोई चिंता नहीं, सब कुछ है। तो क्या होगा, ये आकर्षण होगा, यानी पॉजिटिव होगा। उसकी जो अंदर की शक्तियां हैं वो पॉजिटिव होंगी। वह एग्जाम से डर नहीं रहा है, वो फियर नहीं कर रहा है, वो एग्जाम की तरफ बढ़ रहा है, एग्जाम की तरफ बढ़ रहा है। तो एग्जाम की तरफ बढ़ने को कहेंगे क्या, वहां कहेंगे आकर्षण बल। वहीं अगर वह एग्जाम से डर करके भाग रहा है, एग्जाम से डर करके भाग रहा है, ऑनलाइन एग्जाम के डर से भाग रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा विकर्षण। तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने बल को आकर्षण बल और बल को विकर्षण बल भी कहा। एक को कहा इन्होंने आकर्षण बल, यानी जो जो लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ जाना। इन्होंने कहा आकर्षण बल को कहा लक्ष्य की तरफ बढ़ना, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, इसको उन्होंने कहा आकर्षण बल। और विकर्षण बल को कहा इन्होंने क्या, विकर्षण बल, विकर्षण बल को कहा लक्ष्य की तरफ से हटना, लक्ष्य से दूर करना। विकर्षण बल को कहा लक्ष्य से दूर करना, इसको उन्होंने कहा विकर्षण बल। तो यहाँ पे जो शक्ति है, वह शक्ति, मैंने बताया था ना 4 पॉइंट, पीछे मैंने 4 पॉइंट बताए थे, उन 4 पॉइंट में से एक शक्ति भी है। तो शक्ति को उन्होंने कहा, एक है आकर्षण शक्ति और दूसरी विकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति क्या करती है, लक्ष्य की तरफ लेके जाती है, धकेलती है, लक्ष्य की तरफ धकेलती है। और विकर्षण शक्ति क्या करती है, लक्ष्य से दूर करती है, लक्ष्य से दूर करती है। इसीलिए अब लक्ष्य से दूर ना हो, लक्ष्य से दूर ना हो, उसके लिए क्या जरूरी होती है, वहां पे मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। व्यक्ति लक्ष्य से दूर ना हो, तो लक्ष्य से दूर ना हो, उसके लिए मोटिवेशन और जो है वो रीइंफोर्समेंट काम आता है। तो इसको भी उन्होंने अपने बातों में चर्चा किया। चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने एक बात और करी, लाइफ लाइफ इसके स्पेस की बात करी उन्होंने, लाइफ स्पेस की बात करी कि लाइफ स्पेस का जीवन का दायरा कैसा है। उन्होंने एक पॉइंट और बात करी कि लाइफ स्पेस, इसी में उन्होंने अपने एक पॉइंट में लाइफ स्पेस की भी चर्चा करी कि यह जो है, ये पूरा जो एरिया है, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, ये कैसा होगा, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस ये कैसा होगा, उसकी चर्चा करते हैं कि बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस क्या है। देख रहे हैं ना, ये इसके आसपास क्या है, इसके आसपास कैसा होगा, सारे ऐसे होंगे जहां पे, अब यही ये मैं बात करता हूं, यहाँ पे टारगेट रख लेता हूं, यहाँ पे इसका लक्ष्य है, देखिए यहाँ पे लक्ष्य, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ लक्ष्य परीक्षा है, परीक्षा से दूर करने के लिए वहां पर उसका लाइफ स्पेस कैसा होगा, कहा उसके लोग कैसे हैं, मम्मी ना तो पढ़ी है, ना तो पापा पढ़े हैं, ना तो भैया पढ़े हैं, ना तो उसके घर के आसपास पढ़े हैं, ना तो पड़ोसी कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा भाई, कोई नहीं पढ़ा है। सारे लोगों ने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ा है, 10वीं का एग्जाम किसी ने दिया ही नहीं है, 10वीं का एग्जाम किसी ने नहीं दिया भाई। 10वीं का एग्जाम, एक तो बच्चे को भी कोई अनुभव नहीं है, बच्चा भी, उसके लिए बाउंड्री है, उसको पार करना है, और उसके आसपास का जो पूरा वातावरण वो भी है। तो क्या होगा, सारे टेंशन में, सारे टेंशन में, और सारे टेंशन में तो बच्चा और टेंशन में। अगर वही सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग टेक इट इजी ले रहे हैं, बच्चे ने पूरी की पूरी तैयारी कर रही है, कर लिया हुआ, उसको लगेगा भाई हमारा तो नंबर ही 99.9 का है, हमारा नंबर ही 99.99 का है।
इससे नीचे तो आने ही वाले नहीं है, इससे नीचे आने वाले नहीं, यानी वो फुल कॉन्फिडेंस में है, फुल कॉन्फिडेंस में है, तो फुल कॉन्फिडेंस उसका आगे ले जाकर के उसको पास कराएगा, फुल कॉन्फिडेंस उसको लेके जाकर कराएगा, सपोर्ट उसको लेके जाएगा, उसी को कहते हैं क्या, लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस, इन्होंने एक पॉइंट की बात करी लाइफ स्पेस की, तो लाइफ स्पेस जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा वो उतना ही आगे डिराइव को लेकर के पर्सन अपने गोल को लेकर के प्राप्त करेगा। तो लाइफ स्पेस जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि लाइफ स्पेस कैसा उसका है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसके अगर आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये क्या होगा, वो हमेशा फेल की चिंता करेगा कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, 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 और ऑब्वियसली होगा क्या, बेचारा बच्चा फेल हो जाएगा, पढ़ने में कहीं मन नहीं लगेगा, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, पास नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो उसका लाइफ स्पेस भी ऐसा ही है। वहीं इसको हमने एक एग्जांपल में लिया, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, पढ़ने में ले सकते हैं, लिखने में ले सकते हैं, बहुत जगहों पे ले सकते हैं। तो लाइफ स्पेस की भी उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने और क्या चर्चा करी, उन्होंने कर्षण बल की, कर्षण बल तो मैंने आपको आगे बता दिया कि एक धनात्मक आकर्षण और विकर्षण, आकर्षण विकर्षण बल की बात करी, यहाँ पे उन्होंने कर्षण बल यानी वेक्टर की भी चर्चा करी, कर्षण बल, कर्षण बल जिसकी मैंने चर्चा कर दी, क्या, एक है आकर्षण और एक विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण, आकर्षक धनात्मक और विकर्षक ऋणात्मक, तो ये दोनों जो है यहाँ इन्होंने इसकी भी चर्चा करी। वहीं उन्होंने वैलेंस की बात करी, सदिश, एक और चर्चा करी उन्होंने, एक पॉइंट और बताया, वैलेंस, वैलेंस, वैलेंस को उन्होंने कहा सदिश, वैलेंस को उन्होंने कहा सदिश, यानी जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई कराया जाए, यानी जो कार्रवाई कराया जाए वो कैसा, वह सकारात्मक हो, वह कैसा हो, सकारात्मक हो, सकारात्मक अगर होगा तो बच्चा जो है वो आगे जाकर के सकारात्मक की तरफ लेके जाएगा, सकारात्मक यानी अगर उसको जो भी मोटिवेशन दिया जाए, जो भी पढ़ाई लिखाई दिया जाए, जो भी उसको सपोर्ट दिया जाए, वह सकारात्मक हो, यानी सकारात्मक मतलब क्या, सदिश मतलब क्या, ये देख अगर गोल यहाँ पे है, गोल यहाँ पे है, तो गोल यहाँ पे, ये गोल है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हुआ कि लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लक्ष्य के इधर से भाग रहे हैं, लक्ष्य से इधर भाग रहे हैं, तो क्या होगा, या लक्ष्य के इधर भाग रहे हैं, तो लक्ष्य की तरफ नहीं भाग रहे हैं, तो ये क्या है, सदिश नहीं है, यह एरिया सदिश नहीं है, यह एरिया सदिश नहीं है, सदिश एरिया क्या होगी, यह एरिया इसकी सदिश होगी, अगर वो बिल्कुल सीधा में जा रहा है तो उसकी सदिश होगी, या यहां तक घूम करके वापस अगर ये जा रहा है तो भी ये सदिश कहलाएगा, जबकि ये इतना एफर्ट कराने की जरूरत नहीं है, सीधे से अगर पहुंच जाता है तो दूसरा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ इसको कहा गया सदिश। एक वाला पॉइंट भी बताया उन्होंने, एक और बात बताई, कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने एक और बात बताई कि जब व्यक्ति आता है, सीखता है, निगेटिव जब यहाँ पे विकर्षण आता है, तो विकर्षण आने पर व्यक्ति के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट आता है, यहाँ पे अंतर्द्वंद की बात करी उन्होंने, द्वंद, द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की बात करी कि यह कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है जब व्यक्ति सीखता है और आगे की तरफ गोल की तरफ बढ़ता है, और गोल की तरफ बढ़ते बढ़ते वहां पे बैरियर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये बैरियर है ना, ये बैरियर, अगर ये बैरियर आ जाते हैं तो बैरियर को देखते हुए, बैरियर आते ही उसके अंदर में, और वह गोल के ऊपर अगर नहीं प्राप्त करता है, एफर्ट पूरा करता है, पूरा एफर्ट करता है और गोल को प्राप्त नहीं करता है, तो उसके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी हम गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पे आता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का जो तरीका है वह क्या है, वह मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट, वो मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट उसके तरीके हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने 3 प्रकार बताए, कॉन्फ्लिक्ट के 3 प्रकार बताए, कॉन्फ्लिक्ट के 3 प्रकार बताए, किसने, ये लेविन ने कॉन्फ्लिक्ट के 3 प्रकार बताए। पहला बताया उन्होंने जो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने पहले को बताया अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। अप्रोच मतलब क्या, कि वह वहां पहुंच रहा है, बट पहुंच करके, पहुंचने में वहां बिल्कुल वहां तक पहुंच पा रहा है, बट फिर भी वह पहुंच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, वहां तक पहुंच करके भी वह नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे उसको दुविधा हो रही है, तो ये हुआ उसका, और जो है उसको कहेंगे क्या, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। वही दूसरा पहुंच टालना, जिसको कहा गया अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी वह पहुंचने ही नहीं दे रहा है, कोई उसको उसको या आ रहा है या बैरियर उसको पहुंचने नहीं दे रहा है, यहां तक तो आया, बैरियर जो है उसको पहुंचने नहीं दे रहा है, यानी उसको अवॉइड कर रहा है, भाई तुझे नहीं जाना है, तुझको नहीं जाना है, तुझको नहीं जाना है, तुझको नहीं जाना, उसको अवॉइड कर रहा है। जैसे कोई बच्चा आया यहाँ पे एग्जाम का तैयारी, जैसे देखिए ध्यान करिए, यहाँ पे एग्जाम का तैयारी, एग्जाम रूम है, ये बच्चा जो है यहाँ एग्जाम में, इस एग्जाम के हाल में
जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे इंटर करने की कोशिश कर रहा है, इंटर करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको जाने, यहाँ एग्जाम का टाइम हो रहा है, इसको अवॉइड करा, नहीं तुझे नहीं जाना है, बाकी सारे को छोड़ दिया, ये सारे गोल यहाँ पे लाइन में लगे हुए, लाइन में लगे हुए सभी को छोड़ दिया, इसको कह रहा नहीं तू भी खड़ा रहा, तू भी खड़ा रहा, तू भी खड़ा रहा, तो खड़ा रहा। अब इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो इसी इसको कहते हैं कि एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरी बात कही उन्होंने कि ये एक और एवॉइडेंस दोनों में, यानी जो पर्सन है और जो ये व्यक्ति है दोनों एवॉइडेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, एवॉइडेंस और एवॉइडेंस कहा दोनों, एवॉइडेंस 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 कॉन्फ्लिक्ट। यह कहा कि यह जो व्यक्ति है वो भी अवॉइड कर रहा है और जो परीक्षा दिलाने वाला वो भी अवॉइड कर रहा है, यानी कहा कि भाई हमको परीक्षा नहीं देना, जैसे रीट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए रीट। अब रीट में कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ध्यान करिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि बिल्कुल तैयारी करके बैठे होंगे, जो बिल्कुल तैयारी करके बैठे होंगे कि रीट आए और हम तैयारी करके चले जाए। रीट में ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि रीट का एग्जाम आए और हम दे और टीचर बन जाए, ये कुछ तो ये है उनके लिए जरूरी है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की आ रही है। वही कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रीट जो है डिले कर रहा है, रीट तो डिले कर रहा है, रीट डिले कर रहा है। वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी बीएड कर रहे हैं या पीटीसी कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, वो जो भी ये बीएड कर रहे हैं वो बीएड के एफवाई में है, फर्स्ट ईयर में है। अब ये कह रहे हैं भाई एक साल और रुक जाता, ये एक साल और रुक जाता, रीट एक साल और अगर रुक जाता तो हमारा काम हो जाता, एक साल और रुक जाता तो काम हो जाता। यानी ये भी अवॉइड कर रहे हैं, यह भी अवॉइड कर रहे हैं और ये भी अवॉइड कर रहे हैं, दोनों अवॉइड कर रहे हैं, दोनों अवॉइड कर रहे हैं, दोनों अवॉइड कर रहे हैं, तो दोनों लक्ष्य पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये भी पूरी तैयारी नहीं कर रहा है, ये तो तैयारी करा ही नहीं रहा है, दोनों। इसको कहेंगे क्या, अवॉइडेंस और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। चलिए ये भी हो गया, यानी इसके जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने 3 प्रकार बताए, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और अवॉइडेंस एवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में एक वातावरण और एक पर्सन दोनों मिलकर के उसमें उन्होंने ये काम किया। चलिए यहां तक हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं टोपोलॉजी, तल रूप क्या है। टोपोलॉजी टोपोलॉजी को कहा कि ऐसी संरचना जो उसके जीवन दायरे को बताए, ऐसी संरचना जो उसके जीवन दायरे को बताए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसे कहा गया टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को क्या कहा गया कि ऐसा कोई जो है संरचना, ऐसा लेयर जो कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और जैसे जैसे आए वैसे वैसे वह उसके रूपों में परिवर्तन भी करते जाए। कि जैसे यहाँ पर बच्चा एक लेवल तक यहाँ पहुंचा, एक लेवल ये है, इस लेवल पर उसका जो संरचना थी कुछ इस तरह से थी। फिर जैसे आगे वाले लेवल पर पहुंचा तो आगे के लेवल की संरचना उसने इस तरह थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये कर दिया, फिर आगे वाली संरचना में उसने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये हो गया। इसी प्रकार के बढ़ाने को, संरचना के बढ़ाने को घटाने को यहाँ पे टोपोलॉजी का संज्ञान दिया गया, तो टोपोलॉजी हो गया। वहीं फिर उसके बाद जो है ऊपर टोपोलॉजी के बाद एक संगठन की बात करी गई, इसमें गठन और पुनर्गठन। यहाँ पे एक लास्ट की बात करी गई, गठन और पुनर्गठन। गठन और पुनर्गठन एक चर्चा और उन्होंने बताया, गठन एवं पुनर्गठन एक चर्चा इन्होंने और करी। एक बात, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपनी प्लानिंग करते जाता है, यानी एक जगह एक लेयर पूरा किया, एक जगह का पूरा किया, उसका गठन पुनर्गठन किया, फिर आगे का लेयर पूरा किया, उससे पुनर्गठन करते गया और ऐसे ऐसे जाकर के उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो ये गठन और पुनर्गठन की भी उन्होंने चर्चा करी। तो मैंने आपको बताया क्या क्या इन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे, लाइफ स्पेस बताया था, कर्सर बल बताया था, वहीं जो है उन्होंने टोपोलॉजी बताया हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट बताया हुआ था, ये 3 सारी बातें उन्होंने बताई हुई थी, ये भी मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। चलिए अब यहां समझ लेते हैं इसके कुछ जो है शिक्षण में अनुप्रयोग क्या है, इसका शिक्षण में अनुप्रयोग क्या है, शिक्षण के अनुप्रयोग को समझ लेते हैं। शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है, शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, शैक्षणिक निहितार्थ क्या है किसका। अब आप अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला अगर पॉइंट अगर आप समझ गए होंगे तो पूरी की पूरी कहानी जो है, ये जो लेविन का जो सिद्धांत है वो आप हल कर लेंगे, लेविन के सिद्धांत को हल कर लेंगे। यहाँ पे ये पर्सन है, यहाँ पे गोल है, पर्सन जो है वो गोल को प्राप्त करने के लिए वातावरण में रह करके इंटरेक्शन करता है, वातावरण में रह करके इंटरेक्शन करता है, तो वातावरण और पर्सन दोनों मिल करके अपने लक्ष्य को, अपने बिहेवियर को प्राप्त करते हैं, गोल को प्राप्त करते हैं। यही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है और इसी में अपना संज्ञान यूज करते हैं, इसी में मोटिवेशन यूज होता है, इसी में रीइंफोर्समेंट यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं
लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ। शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? शैक्षणिक निहितार्थ। चलिए, शैक्षणिक निहितार्थ है तो सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पर जोर देता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पर जोर देता है। ये किस पर जोर देता है? तो अभिप्रेरणा पर जोर देता है। और ये क्या करता है? तो ये कहता है कि आकांक्षा स्तर जितना अच्छा होगा, आकांक्षा स्तर जितना अच्छा होगा, आकांक्षा मतलब उसका लेवल, उसका सीखने का स्तर, उसका सीखने का स्तर वह जितना अच्छा होगा, आकांक्षा स्तर जितना अधिक होगा उतना वह सीखने के प्रति अधिक होगा। आकांक्षा स्तर यानी एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस लेवल, आकांक्षा स्तर जितना अधिक उतना अच्छा व्यवहार तथा आकांक्षा स्तर जितना कमजोर उसमें हर्डल, उसमें हर्डल उतना ही अधिक, उतना ही हर्डल मतलब बैरियर, उतना ही अधिक हर्डल बैरियर उतना ही अधिक होगा। तो आकांक्षा स्तर बच्चे का ज्यादा बढ़ा करके रखना चाहिए। आकांक्षा स्तर जितना अच्छा रहेगा उतना जो है वह बच्चा अच्छा सीख पाएगा, अच्छा अपना संज्ञान यूज कर पाएगा। इन्होंने कहा पुरस्कार और दंड की भूमिका है। इन्होंने अपने सिद्धांत में, लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में पुरस्कार, पुरस्कार एवं दंड की भूमिका को स्वीकारते हैं, दंड की भूमिका को स्वीकारते हैं। परंतु परंतु एक निश्चित तक, एक निश्चित तक, परंतु एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक जो है वो पुनर्बलन और जो पुरस्कार और दंड एक निश्चित समय तक होना चाहिए। ज्यादा दंड देंगे तो दंड से वह व्यक्ति जो है उस कार्य को करने की तरफ वह वहां से डाइवर्ट हो जाएगा, वह कार्य करेगा ही नहीं। तो दंड भी एक निश्चित सीमा तक और एक पुनर्बलन भी, जो पुरस्कार भी, वो एक निश्चित सीमा तक होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि सफलता असफलता, प्राणी में सफलता और असफलता दोनों, अगर व्यक्ति सफल हो रहा है यानी प्राप्त गोल को प्राप्त कर ले रहा है, सफलता, सफलता एवं असफलता, सफलता एवं असफलता प्राणी में ईगो की भावना विकसित करता है। प्राणी में ईगो, प्राणी में ईगो इन्वॉल्वमेंट, ईगो इन्वॉल्वमेंट, आकांक्षा स्तर यानी एक्सपेक्टेशंस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। क्या हुआ? हो गया था ये? हाँ तो गया नहीं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ये सब जो है उसको सीखने में मदद करते हैं। ये सभी सीखने में मदद करते हैं। तो ये बच्चे का ईगो, ईगो इन्वॉल्वमेंट, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेंसी और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर होने के साथ में बच्चा सफल और असफल प्राणी बन पाएगा। चलिए, तो यहां तक हमने आपके बीच क्या यूज किया, क्या बताया, लेविन का क्षेत्रवाद सिद्धांत बताया। लेविन जो है वह एक गेस्टाल्टवादी है, समग्रवादी है। लेविन को
चलिए, आवाज आई? आवाज आई? पहला प्रश्न है इसमें, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? जवाब